नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है सामान्य भूगोल का भाग 7, जिसमें हम देखेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें हम देखेंगे अंतर्जनित व बाहिर्जनित बल, निक्षेप, ज्वालामुखीयता, पटल विरूपण एवं अपरदन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई सा नया वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? ग्रेनाइट को, क्वार्ट्ज को, चीका या मिट्टी को या लवण को? तो जल योजन प्रक्रिया जो होती है वो सबसे पहले लवण को प्रभावित करती है। निम्न पदार्थों में से लवण को प्रभावित करती है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लवण। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निक्षेप, ज्वालामुखीयता, पटल विरूपण या अपरदन? तो जो एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है वो है अपरदन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अंतर्जनित शक्तियाँ धरातल को करती हैं, ऊपर, नीचे, समतल या इनमें से कोई नहीं? तो अंतर्जनित शक्तियाँ जो होती है वो धरातल को ऊपर की ओर उठाती रहती हैं। अंतर्जनित शक्तियों का जो कार्य है वो धरातल को ऊपर की तरफ उठाए रखना होता है। मिट्टी बहाव का कारण कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मिट्टी बहाव का कारण है गुरुत्वाकर्षण, हिमानी, भूस्खलन या फिर सीट बहाव? तो मिट्टी बहाव का जो कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सीढ़ी बनाते हुए जब संतृप्त मिट्टी एवं गाद पहाड़ी ढालों के सहारे सांप की तरह नीचे खसकता है तो वह क्या कहलाता है? सीढ़ी बनाते हुए जब संतृप्त मिट्टी एवं गाद पहाड़ी ढालों के सहारे सांप की तरह जब नीचे खसकता है तो वह कहलाता है मालवा अवगाद, कीचड़ प्रवाह, अपसर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन सी, अपसर्पण। उसे अपसर्पण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाह्य शक्तियाँ धरातल को करती रहती हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, समतल या इनमें से कोई नहीं? तो बाह्य शक्तियाँ जो होती हैं वह धरातल को समतल करती रहती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मार्फोलोजो ऑफ लैंडस्केप पदबंध किसने बनाया? डेविस, सावर, हटन या एगेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है सावर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विभिन्न बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, भ्रंशरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि के कारण धरातल की चट्टानों का ऊपरी आवरण हटाना कहलाता है। अनाच्छादन, अपक्षय, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसी प्रक्रिया अनाच्छादन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भू अभिनति विकास सिद्धांत किससे प्रभावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? भू अभिनति विकास सिद्धांत जो है वो निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था? होग, हाल, वैगनर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है होग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ढाल में कमी आने पर अपरदित पदार्थ का जमाव शुरू होना कहलाता है। जब ढाल में कमी आती है तो कुछ पदार्थ जमा हो जाता है, तो अपरदित पदार्थ जो जमाव शुरू होता है वो क्या कहलाता है? विक्षेपण, अपक्षय, निक्षेपण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है निक्षेपण। वह जमाव निक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उस यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके कारण शेल एक ही स्थान पर टूटती फूटती एवं अपघटित होती रहती है? वह यांत्रिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें शेल एक ही स्थान पर टूटती फूटती एवं अपघटित होती रहती है? अनाच्छादन, अपक्षय, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अनाच्छादन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में हम देखते हैं निम्न में से किस प्रक्रिया में चट्टानों की परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती रहती हैं जो गुम्मद के आकार की भू आकृतियों में होता है?
तथा जिसकी ऊपर की परतें अपरदन के कारण हट जाती हैं तथा परतदार पट्टियाँ विकसित हो जाती हैं। वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों की परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती रहती हैं, जो गुम्मद की आकार की भूआकृतियों के में होता है तथा जिसकी ऊपर की परतें अपरदन के कारण हट जाती हैं तथा परतदार पट्टियाँ विकसित हो जाती हैं। अनाच्छादन, अपक्षय, अपशल्कन या इनमें से कोई नहीं, तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है अपशल्कन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। शैलों की दरारों में जल भरने से तथा तापमान गिरने से जल का हिम में परिवर्तन हो जाना, हिम बनने से आयतन बढ़ता है, जो शैलों पर दबाव डालता है। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से शैलें टूट जाती है। यह प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? शैलों की दरारों में जल भरने से तथा तापमान गिरने से जल का हिम में परिवर्तन हो जाता है। हिम बनने से आयतन बढ़ता है, जो शैलों पर दबाव डालता है। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से शैलें टूट जाती हैं। यह प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? हिमकरण, तुषार बेंडिंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो वह प्रक्रिया हिमकरण या तुषार बेंडिंग दोनों ही कहलाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। समस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसने किया था? प्राट, एरी, डटन या होम्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है डटन, जिन्होंने समस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। मलबा अवगाध को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? भूस्खलन, तीव्र प्रभावी बृहद संचालन, मंद प्रभावी बृहद संचालन या अवतल धंसकन? तो इसका जो सही आंसर है वो है भूस्खलन। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक घाटी है? यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, लटकती घाटी या अभिनति घाटी? तो निम्नलिखित में से जो संरचनात्मक घाटी है वो है अभिनति घाटी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? या मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलवायु एवं उपजाऊ, जैविक क्रियाएं, समय, उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, जो कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें जलवायु एवं उपजाऊ, जैविक क्रियाएं, समय सभी मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो अपक्षय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अपक्षय का प्रकार है रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अपक्षय 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक अपक्षय और दूसरा भौतिक अपक्षय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों, रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय। जियोसिग्निकल ओरोजोन सिद्धांत की संरचना निम्न में से किसने की थी? चैम्बरलेन, जेफरी, कोबर या वैगनर? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोबर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रासायनिक अपक्षय का प्रकार है विलयन एवं ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, जलयोजन या उपरोक्त सभी? तो रासायनिक अपक्षय के जो प्रकार हैं उनमें ये सभी सम्मिलित हैं, जिसमें विलयन एवं ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, जलयोजन, उपरोक्त सभी ही इसके प्रकार हैं रासायनिक अपक्षय के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भौतिक अपक्षय के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? भार विहीनीकारक एवं तापक्रम में परिवर्तन, हिमकरण एवं तुषार बेंडिंग, लवण अपक्षय एवं जैविक अपक्षय या उपरोक्त सभी? तो भौतिक अपक्षय के जो कारण हैं उसमें ये सभी शामिल हैं, भार विहीनीकारक एवं तापक्रम में परिवर्तन, हिमकरण एवं तुषार बेंडिंग, लवण अपक्षय एवं जैविक अपक्षय, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, शैलों का मलबा छोटे या बड़े रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से स्थानांतरित होता है, जिसे कहते हैं? शैलों का मलबा छोटे और बड़े रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद अथवा तीव्र गति से स्थानांतरित होता रहता है, जिसे निम्न में से कहा जाता है? तीव्र संचलन, वृहद संचलन, लवण अपक्षय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है वृहद संचलन। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, उस पर लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों को शेयर भी करें। टेरा रोसा निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है?
ग्लेशियर, नदियाँ, भूतलीय जल या हवाएं। तो टेरा रोसा जो होता है वो बनाया जाता है भूतलीय जल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आर्द्र जलवायु में मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढालों पर जलयुक्त मिट्टी अथवा गाद का तेजी से खिसकना निम्न में से क्या कहलाता है? आर्द्र जलवायु में तीव्र या मंद वनस्पति विहीन ढालों पर जलयुक्त मिट्टी अथवा गाद का तेजी से खिसकना कहलाता है। तीव्र संचलन, वृहद संचलन, लवण अपक्षय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तीव्र संचलन। मलबा अवगाद को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? भूस्खलन, तीव्र प्रभावी वृहद संचालन, मंद प्रभावी वृहद संचालन या अवतल धंसकन। तो इसका जो आंसर है वो है भूस्खलन। धरातल पर दिखाई देने वाली समस्त भू आकृतियाँ निम्न में से किसके बल से बनी होती हैं? अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो धरातल पर दिखाई देने वाली समस्त भू आकृतियाँ जो होती हैं वो जिस बल से बनी होती हैं वो होती हैं उपरोक्त दोनों, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, दोनों ही के द्वारा ये भू आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।